नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी और विस्तार से भी होगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से जिसमें कि अरावली पर्वत को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और बताया है कि जिस तरह से अरावली में अवैध तरीके से उत्खनन अब भी जारी है, ये बेहद गंभीर है और आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देगा। इसको सुधारा नहीं जा सकेगा, हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वही दूसरी खबर प्रयागराज से है, जहां पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। गनीमत ये रही है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या ये पूरा मामला है, ये भी दिखाएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हुए, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए निवेश को आमंत्रित करने के लिए वहां पर वो जाकर निवेशकों से मुलाकात करने वाले हैं। और बेहद बड़ा ये मंच है, वैश्विक मंच है, जहां पर मध्य प्रदेश के लिए निवेश किस तरह से लाया जाए उस पर वहां पर वो बात करने वाले हैं। इस खबर पर भी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। इसके बाद लिए चलेंगे आपको उस खबर की ओर जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कमिश्नरी प्रणाली को लेकर क्या निर्णय लिया गया है, क्या नहीं हुआ है, इसमें यह भी आपको बताएंगे। और INS 24/7 की खबर पर किस तरह से फिर से मुहर लगी है, इस खबर के जरिए आपको बताएंगे। चौथी खबर धार जिले से होगी, जहां पर बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज को लेकर फिर से एक बार शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो इस खबर पे भी क्या नया है, ये आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली पहाड़ी को लेकर सुनवाई हुई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा है कि जिस तरह से अवैध उत्खनन जारी है, इसके बाद जो हालात बनेंगे उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार की सुनवाई में कहा था कि 100 मीटर से नीचे खनन कर सकते हैं, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारों से भी इसको लेकर गंभीरता दिखाने के लिए कहा है और उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम सरकारों से इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। जिस तरह से स्थिति अरावली की हो चुकी है, इससे जाहिर सी बात है वातावरण पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो बेहद गंभीर ये पूरा मामला है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित वो करेंगे और राजस्थान सरकार से गारंटी ली कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी अपने आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के लिए आदेश दिया था और 100 मीटर की परिभाषा को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। 29 नवंबर को आदेश पर रोक लगा दी गई। मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठन करने के निर्देश देते हुए केंद्र सरकार और अरावली के 4 राज्य, जहां पर अरावली आता है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए मुद्दे पर जवाब मांगा गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आज कोर्ट ने जो गंभीरता दिखाई है, एक बार फिर से कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए चिंता जाहिर की है, फटकार भी लगाई है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सरकार अब आगे बढ़ने वाली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अरावली मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने जो अंतरिम आदेश है उसको बरकरार रखा है। जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही फैसले जो 100 मीटर परिभाषा को लेकर दिया गया था उस पर रोक लगा दी थी, तो इसको जारी रखने का जो काम है वो फिलहाल किया गया। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां हैं वो सीधे तौर पर जो है की है, जिसमें कहा है कि अभी भी जो अवैध गतिविधियां हैं अरावली क्षेत्र में वो लगातार जो है जारी हैं और अगर इसी तरीके से गतिविधियां जारी रही, उनको नहीं सुधारा गया तो अपूरणीय जो क्षति है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उत्पन्न होती हुई जो है नजर आ सकती है। नई याचिका इस मामले पर नहीं दाखिल होनी चाहिए, इसको लेकर भी टिप्पणी जो है निकलकर जो है सामने आई है। और उसके साथ साथ जो कोर्ट है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनकी जो कमेटी है वो भी आने वाले समय में जो है बनाई जाए। इसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो निकलकर जो है सामने आए हैं। तो ऐसे में जो है फिलहाल अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, जिसमें जो है अरावली में अभी भी खनन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे शब्दों में अगर कहा
कहा जाए तो सख्त कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है और चिंतित भी है। लेकिन इस मामले पर अब अगली सुनवाई की बात करते हैं तो 4 सप्ताह बाद इस मामले पर अब जो अगली सुनवाई है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, क्या फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कोई अपना पक्ष रखा है? साथ ही जो खनन चल रहा था 100 मीटर से नीचे की जो परिभाषा दी गई थी, उसके बाद क्या इसको रोका गया है? जो बाकी राज्य सरकार है उनके लिए कोई खास सर्कुलर जारी किया गया है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 100 मीटर हाइट को लेकर उस पर रोक लगा दी थी, तो उस समय ही जो अलग अलग सरकारें हैं उन्होंने जो सख्त रुख अपनाते हुए जो है इस पूरे अरावली क्षेत्र में जो खनन है उस पर जो है रोक जो है पूरी तरीके से लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे कि कई जगह से इस प्रकार की खबरें थी कि अरावली क्षेत्र में जो खनन है वो लगातार जारी था। और इसलिए हमने देखा कि आज जब इस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जो जो सुनवाई हुई तो उसमें कहा गया कि अभी भी इस मामले पर जो खनन है वो अरावली में देखने को मिलता नजर आ रहा है। सुनिश्चित किया जाए कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन जो है किसी भी प्रकार से ना हो, ये टिप्पणी जो है अलग अलग राज्यों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कही गई है। और इसमें एक्सपर्ट कमेटी जब बन जाएगी तो वो एक्सपर्ट कमेटी किस तरीके की रिकमेंडेशन देती है उसके आधार पर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकारें लेते नजर आए। लेकिन फिलहाल अवैध खनन पर पूरी तरीके से जो रोक लगाने का काम है वो सरकारों की तरफ से भी किया गया था। चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट डगमगाते हुए क्रैश हो गया। अचानक से तकनीकी खराबी आई और तालाब में जाकर ये डूब गया। गनीमत ये रही कि इसमें जो 2 पायलट सवार थे वो सुरक्षित है और तकनीकी खराबी आने के बाद सुरक्षित जगह पर इसका जो लैंडिंग है वो कराई गई ताकि कोई जनहानि ना हो। तो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट बगरोली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते समय इसमें तकनीकी खराबी आई और उन्होंने बताया, डिफेंस के पीआरओ विंग कमांडर देवार्दोधर ने, कि दोनों पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को सुनसान इलाके में उतारा जिससे कि आम लोगों की जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। बुधवार दोपहर 12 बजे केपी कॉलेज के पीछे यह हादसा हुआ है। शहर के बीचों बीच का ये पूरा इलाका है। तालाब के पास स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां भी हैं। यहां से माघ मेले की दूरी महज 3 किलोमीटर है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के पहले दोनों पायलट पैराशूट से कूद गए, तालाब में गिरे और दलदल में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। जिस तालाब में विमान गिरा वहां पर चारों तरफ जो जलकुंभी है वो है और एयरक्राफ्ट तक कोई भी रेस्क्यू की टीम पहुंची नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो अब वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक की जानकारी आ रही थी कि फिलहाल कोई पहुंचा नहीं, लेकिन अब ये तस्वीरें बता रही कि यहाँ पे रेस्क्यू जो है कर लिया जा रहा है और एयरक्राफ्ट को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तकनीकी खराबी क्या आई है उसको अब जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गनीमत ये रही कि रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तालाब के पास स्कूल है। माघ मेले की जो दूरी है यहां से वो महज 3 किलोमीटर की है। तो पायलट जो थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई, हालांकि समय रहते पैराशूट से वो भी कूदे जिसकी वजह से भी उनकी भी जान बच गई। और इस खबर पर हमारे साथ एसएम आमिर हमारे प्रयागराज के संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसएम आमिर, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से ये रेस्क्यू किया जा रहा है और जो पायलट जो थे जो इन्होंने अपना रेस्क्यू करने की कोशिश की, जिन्होंने पैराशूट से जंप लगाया था, क्या वो सुरक्षित है? उनसे कोई बातचीत हो पाई? यहाँ प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट उड़ा था संगम के लिए, मेले के लिए, और वहां पर एयरफोर्स जा रहा था, यहाँ पर फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके कारण पायलटों ने सेफ लैंडिंग करी है। जो दलदल ऐसा तालाब था वहां पर उन्होंने सेफ लैंडिंग करी और पैराशूट से वो निकल गए थे, जिसके बाद वे सुरक्षित है दोनों। और प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग थे और ऐसे में यहाँ किसी प्रकार की कोई हताहत या हानि नहीं हुई है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस वगैरह मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह का ये ट्रेनी एयरक्राफ्ट था,
क्यों नहीं इसको उड़ान भरने से पहले जांचा गया कि इसमें फ्यूल है या नहीं, या तकनीकी तौर पर ये उड़ने में सक्षम है या नहीं है? देखिए, ये जिस तरह से हादसा हुआ, इसके बाद अब एयरफोर्स की कमेटी टीम गठित करेगी, तो जांच का विषय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई, अगर ऐसे इसके पीछे कौन दोषी है, उस पर किस तरह की कार्रवाई करता है एयरफोर्स, वो आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एसएम आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का 5 का पंच की तीसरी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए यहां पर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किस तरह से लाया जा सकता है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। और बता दें आपको कि ये जो आयोजन है ये एक वैश्विक मंच है। ऐसे में मध्य प्रदेश की निवेश नीति, औद्योगिक निवेश, उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को वो पेश करेंगे। मुख्यमंत्री फोरम में उद्योग जगत के साथ राउंड टेबल बैठकें होगी, नेटवर्क मीटिंग भी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा वैश्विक राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। ये दावोस द्वारा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश और तकनीक से जोड़ने के लिए एक निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर भी इसके जरिए पैदा हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश लाने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, और इसी सिलसिले में साउथ अफ्रीका के दावोस सीएम पहुंचे हुए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, पहले देश में और अब दावोस जैसे एक वैश्विक मंच पर सीएम पहुंचे हैं, ऐसे में कितनी संभावना और खासतौर पर किस सेक्टर को फोकस करने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल सनी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि संभावनाएं, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो खासतौर पे पर्यटन के क्षेत्र में ये शायद देश और दुनिया में भी कह लें तो एक तरीके से ऐसा रीजन है जहाँ पे हेरिटेज है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, सब कुछ है। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्थिति वैश्विक मंच पे जो होनी चाहिए टूरिज्म के सेक्टर में वो नहीं है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको लेके प्रॉपर तैयारियां भी हुई, और खासतौर पे जब स्विट्जरलैंड में ये आयोजन होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जरूर होता है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से काफी तैयारी से मध्य प्रदेश सरकार गई है, मध्य प्रदेश के मुखिया गए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सेक्टर को एक अलग बूम मिलेगा ग्लोबल लेवल पे इस प्रेजेंटेशन के बाद। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक अलग बूम मिलेगा। लेकिन इसके पहले भी एक टीम वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। ऐसे में किन क्षेत्रों को लेकर खासतौर पर निवेश के लिए बात हो रही है, क्योंकि चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या पर्यटन जैसे आप बात कर रहे हैं, और किन क्षेत्रों को बात कर रहे हैं, फोकस करने की बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल आईटी है, आईटी के अलावा अगर हम बात करें टूरिज्म ये तो है ही, टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, दूसरा एग्रीकल्चर। इन दो सेक्टर्स को लेके भी काफी महत्वपूर्ण जो है एमओयूज आज साइन होने हैं। तकरीबन 7 एमओयूज जो हैं उन पे लगभग बात बन गई है और वो आज साइन हो सकते हैं। इसके इतर और भी बात करें तो सिर्फ इतना नहीं है, मध्य प्रदेश ने लोगों को अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके अंदर दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात के लिए इन्वाइट किया है, यहाँ जमीन सस्ती है, नेचुरल रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो दूसरे इंडस्ट्रीज भी जो हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होती है उनके लिए भी इन्वाइट किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर का। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें 2026-27 के लिए आबकारी नीति को लेकर भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और इन प्रस्ताव के बारे में कैबिनेट के जानकारी दी है डिप्टी सीएम अरुण साव ने। बताया कि 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नया रायपुर में शैक्षिक संस्थानों को लीज पर जमीन मिलेगी।
एसवीकेएम संस्थान को 40 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एसटीपीआई के साथ एमओयू का निर्णय हुआ है। स्वास्थ्य केंद्रों में लैब संचालन पर भी निर्णय लिया गया। हालांकि कैबिनेट में रायपुर में लागू होने वाली पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। पुलिस कमिश्नरी का स्वरूप यथावत रहेगा। ऐसे में एक बार फिर से INH की खबर पर मुहर लगी है। किसी तरह का कोई बदलाव इस पर नहीं होगा। तो इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो 23 तारीख से कमिश्नरेट प्रणाली लागू होनी थी। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। अगली खबर धार से है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर आगामी 23 तारीख को जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ होगी, उसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि एक ही दिन बसंत पंचमी है और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जानी है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और इस बीच सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अब तक का इतिहास रहा है उसके अनुसार 2003, 13 और 16 में भी इस तरह से जब जुम्मे का दिन पड़ा था, उस वक्त जो व्यवस्था की गई थी उसमें यह तय किया गया था कि सुबह जब सूर्योदय होता है उसके बाद से जुम्मे की नमाज के लिए एक वक्त उन्होंने तय किया है और कहा है उन्होंने इसमें कि सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद 3:30 से सूर्यास्त तक की बसंत पंचमी होगी और दोपहर 1 से 3 बजे का समय शुक्रवार की नमाज के लिए छोड़ा जाएगा। ये बात उस समय तय हुई थी और इसी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि दिग्विजय सिंह को मुस्लिमों का खलीफा उन्होंने बता दिया कि अक्सर वो मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं। पूरे विवाद पर अब 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों करती? और दिग्विजय सिंह जी इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। जो अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने लेके लंदन चले गए, जो वहाँ के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। और ये जो मूर्ति की स्थापना हम चाहते हैं कि अभी वापस होए और हमें जो है हमारा इतिहास धार का वो बना रहे, बरकरार रहे, पूरा उसका गौरव भी रहे। यहाँ पे भोज जो राजा भोज थे वो धार नगरी वास्तुकला और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थी और यहीं पे जो पुराने टाइम में जो शिक्षा और ये देते थे यहाँ पे। और यहाँ की जो सरस्वती माता की जो प्रतिमा है वो लंदन के एक म्यूजियम में यहीं से चुरा कर ले गए थे। तो हम ये सभी हिंदू समाज ये मांग करते हैं कि वो जो वाघ देवी की जो प्रतिमा लंदन की जो म्यूजियम है वो पुनः यहाँ पे स्थापित की जाए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लोकेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, जिस तरह से बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ी जा रही है, उसको लेकर क्या व्यवस्था प्रशासन शासन की तरफ से की जा रही है? फिलहाल यहाँ पर किस तरह का माहौल आप देख पाते हैं? जी सर, नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस समय बाहर का माहौल पूरी तरह गर्म नजर आ रहा है। हम अभी इसलिए इस चीज को ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन अभी पूरी तरह यहाँ पर एक्टिव मोड में आ चुका है। पुलिस फोर्स यहाँ पर लगभग 8000 का पुलिस फोर्स है, वो डिप्लॉय कर दिया गया है। सभी क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, उस आवेदन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां कहा गया था कि जो हिंदू पक्ष है उसे बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजन अर्चन की समय दी जाए। लेकिन
पूजन अर्चन की समय दी जाए और उसके लिए कल उसका निर्णय आना है। तो इस कारण प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी गौशाला पहुंचे हैं और धार में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, क्या फैसला आने वाला है, क्या होगा। हिंदू पक्ष के साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी प्रशासन की वार्ताएं चल रही है। सतत कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक वार्ताएं चल रही है। गौशाला में लोग पहुंचकर। बिल्कुल लोकेश जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ सीताशरण सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सीताशरण जी, जिस तरह से पूरा मामला कोर्ट में है, इस बीच दिग्विजय सिंह ये बातें कहते हैं, आखिर उनको ये बातें कहने की जरूरत क्यों महसूस होती है? जरूरत इसलिए होती है आदरणीय कि देखिए, इस मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अपने मुद्दों से भटकती है। पानी का मामला हो, सीरप का मामला हो, सौरभ शर्मा वाला मामला हो, चूहा कांड वाला मामला हो, और ये हर वर्ष पूजा होती है। हिंदू और मुसलमान दोनों जिस तरीके से सेवाएं करते हैं, और वहाँ हिंदू गंगा और जमुनी जो तहजीब है, ये नेहरू जी के शब्द है। नेहरू जी ने कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में और प्रदेशों में सर्वव्याप्त है। तो अभी एक जो सज्जन हैं जिन्होंने जैन साहब हैं कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई थी, और पुरातत्व विभाग का जो सर्वे हुआ है 2003, 2013, 2016 में, तो जारी आदेशों के अनुसार तो उन्होंने क्या है वो एक्सेप्ट कर ली है। एक्सेप्ट क्या है, बीजेपी की सरकार है। तो अब जो कल सुनवाई है, और परसों बसंत पंचमी है, परसों बसंत पंचमी में दोनों समुदाय बड़े प्रेम पूर्वक वो अपनी पूजा करते हैं, वो ये अपना सजदा करते हैं। ये मामला लेकिन कोर्ट में है ना, ये तो अतिक्रमण की बात कही जा रही है इस पे दूसरे पक्ष की तरफ से। लेकिन ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अगर दिग्विजय सिंह अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब है, मिलजुल कर त्योहार मनाया जाए, तो फिर इस पर आपत्ति किस बात को लेकर हो रही है? मामला कोर्ट में है। नहीं, बिल्कुल मिलजुल कर ही त्योहार बनाना चाहिए। और दूसरी बात है कि मुख्यतः ये जो विषय है, ये धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं और कानून का विषय है। इसमें राजनीति का तो कोई विषय है नहीं। अगर दोनों पक्ष चाहे मिल बैठकर उस पर समीक्षा करके निर्णय ले सकते हैं। समस्या ये है कि आज अगर दिग्विजय सिंह साहब इस बात का उद्बोधन कर रहे हैं, तो 1997 में उन्होंने मंदिर में जो है पूजा उपासना बंद क्यों कराई थी, क्यों एक आदेश देकर 2003 तक, उसके बाद 2003 में कोर्ट की परमिशन से वहां पर पूजा प्रार्थना प्रारंभ हुई। उसके बाद जब भी व्यवस्थाएं हुई थी, उस व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन प्रशासन ने निर्णय लेकर वहां पर पूजा भी करवाई, नमाज भी करवाई। लेकिन अगर कोई एक पक्ष चाहता है, तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक सौहार्द के तहत दोनों पक्षों को बैठकर विचार करना चाहिए। पूरे वर्ष में लगभग 52 बार जो है जुम्मे की नमाज होती है, शुक्रवार आता है। एक दिन अगर एएसआई द्वारा 2003 में परमिशन के पश्चात ये तय किया गया कि वहां पर वाग देवी की पूजा होगी, तो उस चीज को लेकर अगर कानून की दृष्टि से वे वहां पर जाते हैं, दूसरा एक सामाजिक दृष्टि से अगर जन चेतना के अनुसार वे चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सार्थक पहल करना चाहिए। पर जिन लोगों ने पूजा 6 वर्षों तक बिना किसी कारण के बंद कराई थी, आज वो किस तरह से मांग कर सकते हैं, ये अनुचित है। चलिए, बहुत शुक्रिया सीताचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताचरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार देश भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो इन दिनों मुखरता से सामने आ रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, खासतौर पर रोटी, कपड़ा, मकान या पानी, उसको लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश नेता कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। बहरहाल, इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।